वंदे मातरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आपकी स्टडी बराबर चल रही होगी और आप निरंतर जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं, उनका निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। तो आज एक नई वीडियो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर जो पार्ट बी है फाउंडेशन कोर्स का। फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर का मतलब अब होता है नई शिक्षा पद्धति के अनुसार हिंदी और इंग्लिश। इसी तरह फाउंडेशन कोर्स सेकंड पेपर का मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान। यानी दोनों प्रश्न पत्र के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आसपास रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत बच्चों की डिमांड थी कि इंग्लिश लैंग्वेज पर बनाया जाए। तो ये जो पेपर अभी आप देख रहे हैं या जो मैं अभी हल करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बीएससी और बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया पेपर था, जिसका कि हिंदी वाला पार्ट में पहले बना चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। और भी इंग्लिश लैंग्वेज के बीकॉम वाला पेपर एक प्लेलिस्ट में है। साथ ही साथ सैंपल वीडियो भी आपको मिलेंगे। जो सैंपल वीडियो बनाए थे उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं और जो बीकॉम में पूछे गए हैं उससे भी 5-6 क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर विद्यार्थियों ने पुराने 2 वीडियो देखे हैं, इसके पहले वाले मेरे चैनल पर जो वीडियो देखे हैं, और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, अच्छे से 3-4 बार अगर आपने इस वीडियो का अध्ययन कर लिया है तो निश्चित रूप से आपके पासिंग मार्क्स तो पक्के हैं। और थोड़ा और सीरियसली पढ़ लिया हो तो 50% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। और जिन विद्यार्थियों को परसेंटेज अच्छे बनाना है तो वो उस वीडियो को आराम से देखकर और थोड़ी मेहनत करेंगे, डिटेल्ड वीडियो भी देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बीए वाले विद्यार्थियों को जिनका कि पेपर होने वाला है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो बार बार देखिए वीडियो को, एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए। प्रैक्टिस से क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो काम का लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। जहाँ समझाने की आवश्यकता है वहाँ मैं समझाऊंगा भी, स्किप मत कीजिएगा। कोई भी इसमें बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको स्किप किया जाए। मैं काफ़ी जल्दी आपको बताता हूँ, क्रम से हल करेंगे। ये पार्ट भी इंग्लिश लैंग्वेज। जब कोई OMR शीट में आपको फिल करना है, 4 विकल्प दिए रहेंगे ABCD। इनमें से जो सही विकल्प होगा उसको आपको OMR शीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको जो गोला है वो काला करना है उसको। और याद रखिएगा 4 में से 1 विकल्प सही है तो एक ही गोला आपको काला करना है। अगर एक से ज्यादा गोला आपसे काले हो जाते हैं या पहले त्रुटिपूर्ण गोला हो जाता है तो फिर उसको बदला नहीं जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रश्न को 2 बार पढ़िए। उत्तर कौन सा लगाना है आप निश्चित रूप से दिमाग में रखिए और उस पर पिन पॉइंट रख लीजिए आपके बॉल पेन का। और तब जब आप निश्चित रूप से हो जाएं कि मुझे ये विकल्प लगाना है, उसी को लगाइए। नहीं तो जल्दबाजी में क्या होता है, आपको आता है लेकिन फिर भी आप गलत कर बैठते हैं। ये क्यों होता है, जल्दबाजी में होता है। इतना घबराइएगा मत। इत्मीनान से पेपर के लिए बहुत 50 यानी 60 मिनट बहुत होते हैं। 1 घंटा मिलेगा आपको 50 प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। और हमेशा ना मोटे बॉल पेन का यूज करिए। जब गोला लगाते हैं ना तो मोटे बॉल पेन होने से क्या होता है, जल्दी आपका गोला लग जाएगा। तो पतला अगर उसकी नोक होगी, पॉइंट अगर पतला होगा तो क्या होगा, उसको आपको काफी टाइम लगेगा। और थोड़ा सा जिसका बॉल पेन जो अच्छा थ्रो करता हो अपनी स्याही को, है ना, तो वो वाला पेन आप यूज करिएगा। इससे आपको समय की बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जा सकता है, वो कहाँ के थे, ओडिशा, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बी, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से थे। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। टैगोर कंपेयर्स ए क्लियर स्ट्रीम टू। तो टैगोर जी ने किससे, जो क्लियर स्ट्रीम है उसकी तुलना किससे की है। तो इसका आंसर होगा सी। सही आंसर क्या होगा, सी, रीजन इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, फादर इन टैगोर्स पोयम। तो टैगोर जी की जो पोयम है वेयर द माइंड विदाउट फियर, उसमें फादर से आशय क्या है इनका। तो फादर से टैगोर जी का आशय है गॉड। तो तीसरे का ए सही है, गॉड। द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री मीन्स, इसका अर्थ क्या होगा कि चारों में से विकल्प कौन सा सही होगा,
फ्री फ्रॉम अर्ली आइडिया, फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, फ्री फ्रॉम करप्शन। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम फोर्थ का आंसर बी सही होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कास्टिज्म यानी जातिवाद से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मस्ट चिल्ड्रन बी टॉट फ्रॉम देयर इन्फेंसी। तो इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इसका सही आंसर आएगा ए बी सी डी का डी, 5th का डी आंसर सही है, डिग्निटी ऑफ लेबर। 6th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ नई तालीम। नई तालीम का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, हेल्थ, आर्ट। तो जहां तक इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आर्ट। गांधी जी का जो नई तालीम या बेसिक एजुकेशन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम या बेसिक शिक्षा, तीनों एक ही बात है, जो कि गांधी जी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, बताई गई थी। उसमें से क्राफ्ट को बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिया है ना, कर्म के साथ साथ, और खेलों का भी महत्व दिया गया है, स्वास्थ्य में, तो इन तीन को तो महत्व दिया हुआ है। और आर्ट जो क्राफ्ट है वो आर्ट के अंतर्गत गया था, लेकिन इसमें आर्ट नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा 6 का डी, आर्ट। 7th है व्हाट इज द ऑथर्स नई तालीम नॉट डिपेंडेंट ऑन। जो नई तालीम है ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, उसको किस पे निर्भर नहीं है, सोसाइटी, बिल्कुल सोसाइटी पर निर्भर है, पीपल पर, बिल्कुल पीपल पे भी निर्भर है, कल्चर पे भी निर्भर है, किस पर, मनी, धन पर निर्भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड ट्रू एजुकेशन बी इजिली एक्सेसिबल टू। किसके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए एजुकेशन, तो इसका आंसर आएगा, ये तो आप वैसे भी लगा सकते हो कि रीजनिंग से सम में नहीं है, नो, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल, सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच लैंग्वेज मस्ट होल्ड सुप्रीम। तो ये भी जो आपका महात्मा गांधी जी का जो चैप्टर है आपके इसमें नई तालीम बेसिक शिक्षा से संबंधित, उसमें जो दिए गए विकल्प हैं उसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कौन सी लैंग्वेज होती है, हिंदुस्तानी उस समय चलती थी, जिसे हिंदुस्तानी भाषा कहा गया है एक टर्म के रूप में, तो जिसमें उर्दू और संस्कृत दोनों के शब्द समाहित थे जो उस समय बोली जाती थी। अब धीरे धीरे अलग अलग चीजें हो गई हैं, वो कभी किसी और समय किसी और वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डज द बेबी, 10th नंबर क्वेश्चन है, हु डज द बेबी टेक इट्स फर्स्ट लेसन फ्रॉम। तो जो बच्चा है, वो जो शिशु है, वो पहला शब्द, पहला पार्ट कहाँ किससे सीखता है, फादर, सेल्फ, वर्ल्ड या मदर। तो इसका सही आंसर होगा डी, मदर। माँ ही बेटे या शिशु के लिए पहला गुरु होता है। ठीक है, 10th का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, हु foretold that विलान would live in a big house। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है ना, जो बीकॉम वालों को पेपर आया था, सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज है पर है वही चीज। हु foretold, किसने भविष्यवाणी की थी कि जो विलान है वो बड़े घर में रहेगा। तो ये उनके पिता ने की थी, नहीं एस्ट्रोलॉजर ने की थी, विलेजर्स की फ्रेंड की नहीं, तो एस्ट्रोलॉजर ने की थी। ठीक है, जो ज्योतिष होते हैं ना, उन्होंने भविष्यवाणी की थी विलान एक दिन बड़े घर में रहेगा। ये आर के नारायण जी की स्टोरी है, द एक्स नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसी पेज पर है, अमंग ऑल द ट्रीज विच वाज पर्टिकुलरली डियर टू विलान। विलान को सबसे ज्यादा कौन सा जो वृक्ष था, पेड़ था, वो पसंद था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, थोड़ा सा चेंज होने के साथ साथ बीकॉम को अभी अभी आया था, सेम रिपीट हो गया है। अगर जिन्होंने वीडियो पहले देखी उन्हें निश्चित रूप से फायदा मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है मैंगो, मार्गोसा, नीम या बैनोन। तो मार्गोसा याद रखिएगा, मार्गोसा ट्री, जहां वेलान आता है वहां आप मार्गोसा को याद रखना। ठीक है, तो 12वीं का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है एट व्हाट एज डिड विलान लीव होम। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए बच्चों, विलान ने किस उम्र में घर छोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो गया, 16, 17, 20 या 18, यानी 16, 17, 20 या 18। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है, सही विकल्प है ऑप्शन डी 18। 18 वर्ष की उम्र में विलान ने घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन आया था बीकॉम में, क्योंकि उनके पिताजी जो विलान है, उनके पिता ने उन्हें तमाचा मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था, इस कारण 18 वर्ष की उम्र में आया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द एक्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि एक्स के रचनाकार कौन है, टैगोर, खुशबंत सिंह, आर के नारायण, प्रेमचंद। तो 14 का ऑप्शन निश्चित रूप से भी बताया था, ऑप्शन सी सही है, आर के नारायण।
हु बिकेम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग, ये सैंपल क्वेश्चन में दिया था मैंने प्रश्न, इसका सही आंसर है वेलान। ठीक है, 15 का डी सही है, जो कुमार बाग था उसका एकमात्र जो ऑक्यूपेंट है वो वेलान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है, यहां देखेंगे व्हाट डिड द हाउस केम टू बी नोन एज आफ्टर इट वाज वैकेटेड फॉर सेवरल इयर्स। काफी लंबे समय के बाद जो घर बन रहा था, ये भी क्वेश्चन जो आपको चैप्टर है द एक्स, उसी की स्टोरी से ये प्रश्न बनाया गया है। तो लंबे समय तक वो जो बंगला था, जो बड़ा सा घर था वेलान का, वो कैसा हो गया था। तो इसका आंसर सही है, आंसर डी, वो एज ए घोस्ट हाउस, भूत बंगला टाइप का हो गया था, भूत बंगला के रूप में जाना जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं 17, हु हैड द कीज ऑफ हाउस व्हेन द टेनेंट्स वेकेटेड। टेनेंट्स ने जो वेकेट किया था तो किसके पास चाबियां थी, इसका आंसर आएगा 17 का ए, वेलान के पास ही चाबियां थी, क्योंकि उसमें बाद में धीरे धीरे लोग रहने आते थे, उसी से उसकी वेलान की आजीविका चलती थी, और धीरे धीरे क्या है वो पुराना होता जा रहा था, तो लोग जल्दी जल्दी उसे खाली करते जा रहे थे। किसको, उसके जो बड़े से घर को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सैंपल पेपर में भी था और रियल पेपर में भी आया था, बीकॉम वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए भी आ गया। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिसीज एंड पॉवर्टी, बीमारी और गरीबी, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बड़ी समस्या थी भारत की। हु इज द फेमस डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। नया क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या प्रेमचंद। तो सबसे प्रसिद्ध जो उनके रहे वो स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ये पूछा जाता है जनरली कि स्वामी विवेकानंद की जी के गुरु का नाम क्या है, तो रामकृष्ण परमहंस। अब यहाँ पूछ लिया रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य कौन थे, तो हमारे सबके आदरणीय स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनका 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, 20वां प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द वंडर दैट वाज इंडिया। ये चैप्टर है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद्र, अमर्त्य सेन या गांधी जी। इसका सही आंसर क्या है, A.L. बाशम जो है इसके लेखक है, जो कि इसमें किसी भी विकल्प में दिया नहीं है, तो हो सकता है इसका सभी बच्चों को बोनस अंक मिले इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द लेजेंडरी आर्यन कॉन्करर ऑफ साइलोन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, तो किंग हर्षा, किंग अशोका, किंग अकबर या किंग विजया। तो जो चैप्टर में बात की गई है वो बात की गई है किंग विजया की। ठीक है, तो 21 का डी, 21 का आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द मदर ऑफ कौरवास। यहाँ देखिए पांडवों की मां नहीं पूछी है, उसमें बीकॉम में जरूर पूछा था, यहाँ पूछ लिया कौरवों की मां कौन थी, कुंती, द्रौपदी, गांधारी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज 22 का राइट आंसर इज सी, गांधारी। दुर्योधन, दुशासन तथा अन्य 98 पुत्र, ऐसा कहते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों की मां थी, जिसमें कि दुर्योधन और जो आपका दुशासन है वो भी थे। और कुंती के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडव जहाँ कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो कर्ण है वो भी कुंती का पुत्र है, तो ऐसे 6 पुत्र थे कुल, सबसे बड़े कर्ण थे। वो महाभारत में स्टोरी देख लीजिए। 22 का राइट आंसर है सी, गांधारी। 23rd क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज वन ऑफ आवर नोबलेस्ट हेरिटेज। सबसे ज्यादा नोबलेस्ट हेरिटेज कौन सा है हमारा, इनमें से आयुर्वेदा, आर्ट ऑफ योगा, एग्रीकल्चर या व्यासस्य रामायण, व्यास की रामायण। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर के हिसाब से 23rd का आंसर राइट आंसर होना चाहिए डी, व्यासस्य रामायण, व्यासस्य महाभारत। रामायण वाल्मीकि ने लिखी और जो महाभारत है वो वेद व्यास ने लिखी। तो 24th क्वेश्चन है, व्हाट हैज चेंज्ड द सिंपल पैटर्न ऑफ अर्ली होम लाइफ। तो इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर राइट ऑप्शन होना चाहिए ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीवन में क्या होती जा रही है, जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो जीवन में जटिलता आती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
एंटोनिम ऑफ प्लीजेंट इज, प्लीजेंट का एंटोनिम क्या होना चाहिए? तो आंसर इज बी, अनप्लीजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एंटोनिम ऑफ हाई इज, एंटोनिम यानी विलोम, हाई का विलोम यानी हाई का उल्टा क्या है? लो। ये तो आप इजीली कर सकते हैं, हाई का लो, बीपी लो बीपी हाई, ये आप आम जीवन में सुनते होंगे, ठीक है। तो हाई का अपोजिट होता है लो। क्वेश्चन 26 का आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। 27 का जो क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ फास्ट इज, इसका सिनोनिम्स का पर्यायवाची क्या है? क्या है? जब आप एग्जाम देते हैं ना तो कई बार सिनोनिम एंटोनिम्स में भूल जाते हैं आप, तो एक को याद रखिए, दूसरा याद रखें। एंटी, एंटी से याद रखिए, एंटो यानी एंटी, एंटी यानी क्या था? विपरीत, बस ये शब्द याद रखना, ठीक है। विपरीत यानी उल्टा, और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। तो फास्ट, फास्ट यानी क्या होता है? तेज। तो फर्स्ट यानी तो पहला होता है, लाउड यानी तेज होता है, क्विक यानी फास्ट यानी क्विक यानी तेजी से होता है, क्लियर यानी साफ। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, 27 का सी, क्विक। 28th क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ ग्लैड, ग्लैड का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? दिए गए मतलब हैप्पी, सैड, ब्रोकन, एंग्री। राइट आंसर, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हैप्पी। ग्लैड या हैप्पी एक ही बात है ना, ऐसे कहते हैं ना, मिलने ग्लैड टू मीट यू। क्वेश्चन नंबर 29, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए जो उपयोग किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप, कैलिस्कोप या टेलीस्कोप, पेरिस्कोप। द राइट ऑप्शन इज सी, 29 का सी, टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th नंबर, 30वां प्रश्न है द साइंस ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एज ए एस्थेटिक्स। द राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शंस डी, एस्थेटिक्स को कहते हैं ब्यूटी ऑफ साइंस, साइंस ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 31 है टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन। देखिए मैंने आपको जो सैंपल पेपर उसमें भी बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, और ये इसमें भी आया था, इसमें आपके बीकॉम वाले पेपर में, है ना। तो आपको पता होगा, अगर आपने पहले वीडियो देख रखी मेरी तो आपको पता होगा, इसका आंसर आप बिना देखे भी लगा सकते हैं। 31 का राइट आंसर इज ए, 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में यह नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें किस रचना पर मिला था? इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि पर मिला था। तो नेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किस रचना पर मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, तैयारी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ डिड विलान फील व्हाइल लीविंग द गार्डन। जब कुमार बाग जो उनका बगीचा था, गार्डन को जब विलान छोड़ रहा था तो उसे कैसा महसूस हो रहा था? नया क्वेश्चन है। द ऑप्शंस आर हैप्पी, जॉयफुल, एंग्री, अनहैप्पी एंड सैड। राइट आंसर इज डी, अनहैप्पी एंड सैड, क्योंकि वो जो उसका बगीचा था वो बिक चुका था और लोग उसे काटने के लिए आए थे, और उसका फेवरेट जो ट्री था, पसंदीदा जो वृक्ष था मारगोसा, उसे काट रहे थे। फिर उसने कहा था कि नहीं, जब तक आप उसे अब मत काटिए, थोड़ी देर बाद जब मैं दूर चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, जहाँ की इस मेरे जो प्रिय मारगोसा ट्री वृक्ष को काटने की आवाज सुनाई ना दे, तब आप इसे काटना, है ना। तो अंतिम समय में जाते समय वो कैसा था? विलान अनहैप्पी और सैड था। क्वेश्चन नंबर 33 है Which one of the following is a practical blessings India has confessed on the world? दुनिया को ऐसी कौन सी व्यवहार ज्ञान दिया? वूल, आयरन, कॉटन, गोल्ड। इनमें से दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी सही है। 33rd का राइट आंसर है कॉटन, यानी कि रुई, कपास। इसके साथ ही इंडिया ने क्या क्या दिया? राइस दिया है, शुगर केन, मसाले, और सबसे इंपॉर्टेंट डेसिमल सिस्टम इंडिया ने दिया है, दशमलव की जो प्रणाली है उन्होंने दिया है। वो गाना सुना होगा ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, शून्य दिया है ना, ठीक है, शून्य भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th का है महाभारत स्ट्रेंथन्स द सोल। किस प्रकार से हमारी जो आत्मा के संदर्भ में ये कथन है, तो ये कथन कैसा है? ट्रू है, डोंट नो आपको नहीं पता, फॉल्स है, झूठा है, डाउटफुल है, संदेहास्पद है। तो 34th का राइट ऑप्शन होना चाहिए ट्रू है। महाभारत क्या करती है? हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है एंटीनिम ऑफ सोशल इज। सोशल का जो विलोम शब्द है वो क्या है? पर्सनल। याद रखिए सोशल का सही
अपोजिट है पर्सनल। वैसे सोशल का जस्ट क्लियर होता है इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल इसमें ऑप्शन नहीं है तो पर्सनल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु गोज ऑन फुट इज कॉल्ड, जो पैदल चलता है उसे क्या कहते हैं? बाइकर, पेडेस्ट्रियन, फुटर या जगलर? द राइट ऑप्शन इज पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन बी। 36 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देते हैं सी वर्क्स फॉर ए, फिल इन द ब्लैंक्स है, सी वर्क्स फॉर ए ब्लैंक नेशनल कंपनी, द मल्टीनेशनल कंपनी, बाई नेशनल कंपनी, न्यू नेशनल, सोलो नेशनल? राइट आंसर इज ए मल्टीनेशनल, सी वर्क्स फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है डिड यू ईट द ब्लैंक केक ऑल बाय योरसेल्फ? देखिए इसका ऑप्शन है होल, 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 होल तो एक आवाज हो गई, होल यानी छेद हो गया, तो राइट आंसर इसका होना चाहिए ए होल, डिड यू ईट द होल। 38 का राइट विकल्प है, सही विकल्प है ए होल। नेक्स्ट है 39 आई विल बी हैप्पी इफ यू ब्लैंक माई इन्विटेशन। इसमें देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपर्ट, द राइट ऑप्शन इज एक्सेप्ट, ऑप्शन बी वाला एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, है ना, उन्होंने मुझे बुलाया, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर सबको बुलाया, है ना। ही इनवाइटेड ऑल माई कलीग्स एक्सेप्ट मी, ऐसा होता तो ये वाला एक्सेप्ट आता। आई विल बी हैप्पी इफ यू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मैं बहुत खुश हूंगा अगर आप मेरे आमंत्रण को, मेरे निमंत्रण को, मेरे बुलावे को आप स्वीकार करते हैं तो ये जो स्वीकार करना एक्सेप्ट ये वाला आएगा बी। 39 का ऑप्शन बी सही विकल्प है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है 40 प्रश्न है ये बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव इज, जहां मॉन्क्स रहते हैं उनको कहते हैं, ऑप्शन बी राइट है मोनेस्ट्री यानी मठ, ठीक है, बौद्ध भिक्षु आदि जहाँ रहते थे उन्हें मठ कहते हैं, मठ को अंग्रेजी में मोनेस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है वी दे हिम आर एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? वी दे, ये प्रोनाउन के, नाउन तो है नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, प्रपोजिशन भी नहीं है, प्रपोजिशन होता है इन, फॉर, अंडर, तो इसका सही आंसर है प्रोनाउन है ना, नाउन की जगह जो यूज होते हैं वी, दे, यू, आई, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां प्रश्न है चिल्ड्रन लव ब्लैंक टीवी, इसका सही आंसर होगा चिल्ड्रन लव टू वॉच टीवी। 42 का सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए टू वॉच। 43वां प्रश्न है 43rd क्वेश्चन है हर आईज आर रेड ब्लैंक टीयर, बिलो टीयर, अप टीयर, विथ टीयर, बिटवीन टीयर? द राइट आंसर इज विथ टीयर, हर आईज आर रेड विथ टीयर्स, सही विकल्प है सी। 44 है, इसमें पे फिल इन द ब्लैंक्स है ही वांट्स more sugar, he wants any more sugar, no, he wants big more sugar, no, he wants many more sugar, no, he wants some more sugar, थोड़ी और चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, 44 का डी। 45th क्वेश्चन है वी ब्लैंक दिस लेटर यस्टरडे, तो इसमें सही विकल्प का आएगा we will receive this letter, we received this letter, we received this, we receiving, ठीक है, तो जो आपका ये सही विकल्प होना चाहिए 45 का वो है received, we received this letter। देखिए yesterday आ गया, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है और इसमें पास्ट फॉर्म केवल सी में दिया हुआ ईडी, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो we received this letter yesterday, हमने इस लेटर को कल प्राप्त किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 ब्लैंक द अर्थ इज राउंड, तो देखिए अर्थ जो है प्लूरल से उच्चारित है तो यहाँ होना चाहिए एन, लेकिन अब याद रखिए एन अर्थ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि अर्थ जो है पृथ्वी की बात हो रही है वो क्या है, एक ही है और एक डेफिनेट है, क्योंकि अर्थ का मतलब दो अर्थ हो ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ जो आर्टिकल यूज होगा वो डी वाला होगा, दी, The earth is round। क्वेश्चन नंबर 46 का डी आंसर है। 47 है I shall ring up you as soon as I will arrive, I shall arrive। देखिए I will arrive नहीं आएगा क्योंकि यहाँ shall लग गया है, I shall arrive नहीं आएगा, दो बार सेम नहीं आएगा, एक ही सेंटेंस में दो बार भविष्य हेल्पिंग वर्ब है, और ऑप्शन सी I arrived, तो
मेरे ख्याल से ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट वाली क्रिया हो गई। तो आई शैल रिंग अप यू एज सुन एज आई अराइव। ठीक है, मैं लगाऊंगा जैसे ही मैं पहुंचूंगा स्टेशन या रेलवे स्टेशन या क्या बोलते हैं एयरपोर्ट, वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा। 47 का आंसर है डी। अगर वीडियो काम का लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, आप लाइक मत नहीं करते हैं, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक गुड मार्क्स। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो क्या होगा? यू वुड गेट गुड मार्क्स, यू हैव गॉट मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू हैड गॉट मार्क्स। तो चूंकि भविष्य कथन है, ठीक है, तो यहां होना चाहिए 48 का सही है सी, विल गेट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, दे ब्लैंक प्लेइंग सिंस 4 o'clock। देखिए दे हैव बीन, यहां पर देखिए आईएनजी वाली वर्ब है, कंटिन्यूअस की है, तो यहाँ ईडी वाला नहीं आएगा, ये हटा दीजिए। ठीक है, विल प्ले नहीं आएगा क्योंकि प्लेइंग ऑलरेडी है, क्योंकि दो क्रिया एक साथ नहीं होगी, ये भी नहीं आएगा। दे आर प्लेइंग हो सकता था लेकिन आगे सिंस 4 o'clock लगा दिया गया है, यहां से खेल रहे हैं, तो यहाँ ये पास्ट ये आपका कौन सा कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से खेल रहे हैं। ऑप्शन ए 49 का सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां प्रश्न है, सी जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट विल मूव। कूद गई तो विल मूव नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, विल मूव नहीं होगा, मूव्स नहीं होगा। ठीक है, वाज मूविंग, क्योंकि ये व्हाइल वाली बात कर दी गई है, तो सी जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज मूविंग, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, इससे 1 2 3 बार जब आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर जो है याद हो जाएंगे, सही विकल्प आपको पता चल जाएगा। साथ साथ बीच में मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताता हूँ, उन प्रश्नों से रिलेटेड बिल्कुल छोटी जो जानकारी काम की होती है वो भी मैं बताता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतना ही।